गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? टाइप ऑफ ओव्यूल पर चर्चा आज करनी है। आपको पता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में ये बेसिकली 5 प्रकार के ओव्यूल होते हैं, परंतु एक और हेमी एनाट्रोपस टाइप का होता है जिसको हमने यहाँ पर दिखाया है। तो इस प्रकार से टाइप ऑफ ओव्यूल की अगर हम बात करें तो ओव्यूल कल हमने आपको चर्चा किया था इस पर। ओव्यूल इज द मेगा स्पोरेंजियम. इट इज जस्ट लाइक द मेगा स्पोरेंजियम ऑफ लोअर प्लांट्स लाइक द टेरिडोफाइट्स एंड इन जिम्नोस्पर्म्स. तो ये क्या चीज़ है? मेगा स्पोरेंजियम है। कितने तरीके का होता है? इसमें ये 6 तरीके के ओव्यूल का हमने आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया है। आर्थोट्रोपस टाइप, इसको हम स्ट्रेट भी कहते हैं, स्ट्रेट टाइप। डायग्राम यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इसमें जो यहाँ नंबर लिखे गए हैं और ओव्यूल्स जो नीचे यहाँ पर डायग्राम में दिखाए गए हैं उनकी नंबरिंग कर दी गई है। 1 नंबर का मतलब दिस वन, दैट इज आर्थोट्रोपस ओव्यूल एंड इट इज फाउंड इन पॉलीगोनम प्लांट, फैमिली पॉलीगोनिएसी। फैमिली पॉलीगोनिएसी का पॉलीगोनम प्लांट है जिसमें कि आर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल पाया जाता है। ध्यान रहे कि आर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल एंजियोस्पर्म इसमें पॉलीगोनम के अतिरिक्त इसमें जिम्नोस्पर्म में भी पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल्स जिम्नोस्पर्म्स में भी बनते हैं। सभी प्रकार के जिम्नोस्पर्म्स जो हैं उनमें आर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कौन सा होता है? आर्थोट्रोपस एंड इट इज स्ट्रेट टाइप ऑफ ओव्यूल। इट इज स्ट्रेट टाइप ऑफ ओव्यूल। ध्यान रखेंगे कि स्ट्रेट टाइप का ओव्यूल होता है, दैट इज नोन एज आर्थोट्रोपस टाइप। एग्जाम्पल इसका पॉलीगोनम है और इसके अतिरिक्त सभी जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में इस प्रकार का ओव्यूल पाया जाता है। सभी प्रकार के जिम्नोस्पर्म में इस तरीके का ओव्यूल पाया जाता है जिसको हम आर्थोट्रोपस टाइप ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसका जो फ्यूनिकल होता है, माइक्रोपाइल और चलाजा, जैसे ये पॉइंट है चलाजा का, ये पॉइंट है माइक्रोपाइल का एंड दिस पॉइंट है, ये है फ्यूनिकल। इस प्रकार से फ्यूनिकल, चलेजा और माइक्रोपाइल ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, सीधी लाइन में होते हैं, इसीलिए इसको स्ट्रेट टाइप ऑफ ओव्यूल भी कहा जाता है। एग्जाम्पल इसका जो है यहाँ पर नोट है, पॉलीगोनम टाइप ओव्यूल कहेंगे इसको, और या फिर ये जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है। इसी प्रकार का ओव्यूल जिम्नोस्पर्म में होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल बनता है वो कैसा होता है, तो आप बताएंगे इट इज़ स्ट्रेट टाइप। बात समझ में आ गई? और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में इसका एग्जाम्पल पॉलीगोनम है। दूसरा जो इसमें हम आपको दिखा रहे हैं वो है एनाट्रोपस टाइप। इसको हम इन्वर्टेड भी कहते हैं। इन्वर्टेड का मतलब ये हो जाता है कि इसका जो फ्यूनिकल होता है वो एक साइड में हो जाता है, इसका जो चलाजा होता है यहाँ पर है और जो माइक्रोपाइल हो यहाँ पर है। तो माइक्रोपाइल और चलाजा ये दोनों तो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, परंतु ये ऐसे इन्वर्टेड टाइप का होता है और फ्यूनिकल साइड में कट जाता है। ध्यान रहे कि एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एनाट्रोपस जो होता है इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप। मोस्ट ऑफ दी प्लांट्स में यही पाया जाता है, इसलिए मोस्ट कॉमन टाइप इसको बोलते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल, ये सबसे ज़्यादा मिलने वाला ओव्यूल होता है, ज़्यादातर प्लांट्स में होता है एनाट्रोपस टाइप का। एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रहा हूँ। अगर आपसे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट की बात की जाएगी तो आपका उत्तर होगा कि ये जिम्नोस्पर्म में आर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर हेमी एनाट्रोपस टाइप का है, बिल्कुल इन्वर्टेड नहीं होता, इसका ये एंगल बनाता है। यहाँ पर क्या है कि 90 डिग्री पर है ये, और ये थोड़ा एंगल बनाता है इस तरीके से, 90 से ज़्यादा का बनाता है। इस प्रकार का ओव्यूल जो होता है वो हेमी एनाट्रोपस टाइप, और ये पाया जाता है फैमिली रैननकुलेसी में। रैननकुलेसी फैमिली में रैननकुलस प्लांट है जिसमें इस तरह का पाया जाता है। एग्जाम्पल भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट की बात अगर हम करें, दिस वन दैट इज़ कैम्पाइलोट्रोपस टाइप। जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनमें होता है। यहाँ पर ये पॉइंट है चलाजा एंड दिस पॉइंट है माइक्रोपाइल एंड दिस पॉइंट इज है, ये फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल और चलाजा, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि ये माइक्रोपाइल है, ये चलाजा है, तो फ्यूनिकल यहाँ पर है।
तो ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का बन रहा है, ये 90 डिग्री का बन रहा है, राइट। तो इस प्रकार का जो ओव्यूल है वो यहाँ पर पाया जा रहा है कैम्पाइलोट्रोपस टाइप, और सभी लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाया जाता है, मटर के पौधे में, चने में, उड़द में, मसूर में, लेंटिल्स, ग्रैम, इन सब में पाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर, दैट इज़ एम्फीट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। इट इज़ फाउंड इन एलिमेसी फैमिली एंड ब्यूटोमेसी फैमिली। डायग्राम आप देख रहे हैं, ये गर्डल शेप होता है। कैसा होता है? इट इज़ जस्ट लाइक गर्डल शेप होता है ये, और एक राउंड चक्कर ले करके ये क्वाइल्ड टाइप का होता है, जिसको हम सिरसिनी ट्रोपस बोलते हैं। सिरसिनी का मतलब होता है क्वाइलिंग पैटर्न। तो ऐसे ओव्यूल्स जिनमें कि फ्यूनिकल और चलेजा इतने अंदर हो जाते हैं, जैसे लगता है कि 360 से रोटेट करके 360 डिग्री से रोटेट करके अंदर कर्व्ड हो गया है ये। तो इस तरीके से जो कर्व्ड फॉर्म होता है ये सभी प्रकार के कैक्टस प्लांट में पाया जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पर है, जैसे नागफनी का पौधा है, उसको बोलते हैं हम अपनसिया। तो अपनसिया में होता है। ध्यान रहे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और खूब पूछते हैं सवाल इस पर कि सिरसिनी ट्रोपस टाइप का ओव्यूल किस में होता है, बिकॉज इट इज़ यूनिक टू कैक्टस प्लांट्स। ये ज़्यादातर सभी कैक्टस प्लांट्स में ही पाया जा रहा है। ज़्यादातर क्या, ये यूनिक फीचर होता है इसका, इसीलिए सिरसिनी ट्रोपस जो होता है इस टाइप का ओव्यूल जो है वो पाया जाता है कैक्टस प्लांट में। तो यहाँ पर कई स्टार लगा लीजिए, खूब बना लीजिए स्टार, जितना बनाना हो। सवाल बहुत पूछते हैं इस पर क्वेश्चन खूब पूछते हैं। सिरसिनी ट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल, तो इस तरीके का ओव्यूल जो सिरसिनी ट्रोपस टाइप का है ये कैक्टस प्लांट्स में पाया जाता है, और ये ओव्यूल थोड़ा इन्वर्टेड टाइप का होता है, अंदर की तरफ रोटेट करता है 360 डिग्री से। बात समझ में आ गई होगी आपको। आपके सामने बोर्ड पर जितने प्रकार के ओव्यूल्स थे ये सब हमने आपको डिस्कशन कर लिया है, और एग्जाम्पल आपको याद रखना है और नाम याद रखना है कि कौन सा ओव्यूल किस में पाया जाता है, ठीक। लेकिन आपकी NCERT में जो चर्चा जिस ओव्यूल पर हुई है वो कौन है, वो एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल है, ठीक। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल दैट इज़ एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल, ठीक। तो कॉपी कर लीजिए, इसको बना लीजिए, कहीं पर कुछ छूटा हो तो पूरा कर लीजिए, कंप्लीट करिए इसको, तब आगे बढ़े हम फिर ओव्यूल के स्ट्रक्चर पर अंदर चलेंगे। बोर्ड पर जो भी मटेरियल है आपने कॉपी कर लिया होगा। 1 मिनट समय आपके पास और है, इसको पूरा कर लीजिए, आगे चलें और बात करते हैं कि मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस। Next, that is megasporogenesis. नेक्स्ट मेगास्पोरोजेनेसिस। अभी जो स्ट्रक्चर हम पढ़ के आ रहे हैं वो मेगास्पोरेंजियम है। ओव्यूल को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। अब ये मेगास्पोर, इसमें प्लॉइडी कैसी होती, N होता है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, आधे क्रोमोसोम होते हैं सामान्य से, N नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो मेगास्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं फ्रॉम द स्पोर, मेगास्पोर मदर सेल। जो जिस सेल से ये बनेगा उसका नाम क्या है,
मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, ये मेगा स्पोर मदर सेल से बनने वाला ये मियोसाइट कहलाता है। और इसमें जो प्लाइडी इसकी होती है वो 2n होती है। क्रोमोसोम की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या 2n यानी डबल होती है। ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है यही जो है मियोसिस डिवीज़न करता है। इसमें मियोसिस डिवीज़न होता है जिससे कि मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर आपको पता है कि जो मियोसाइट है मीन्स मेगा स्पोर मदर सेल है, इसकी जो प्लॉइडी है ये 2n है। अगर इससे कोई हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है तो बिना मियोसिस डिवीज़न के संभव नहीं है। इसलिए मेगा स्पोरोजेनेसिस जो होती है वो मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीज़न के कारण होती है। ठीक, तो यहाँ पर मियोसिस डिवीज़न होगा। अब क्वेश्चन ये है कि जो ये मेगा स्पोर मदर सेल है ये है कहाँ पर? व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ मेगा स्पोर मदर सेल, ये कहाँ से प्राप्त होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट, अभी हम आपको पढ़ा के आ रहे हैं मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल। इसी मेगा स्पोरेंजियम के अंदर होता है कौन? मेगा स्पोर मदर सेल। अब आप पूछ सकते हैं कि साहब मेगा स्पोरेंजियम के तो कई स्ट्रक्चर होते हैं, न्यूसिलस होता है, चलेजा होता है, माइक्रोपाइल होता है, फ्यूनिकल होता है। तो आप इसको जान लीजिए कि जो बल्क होता है ओव्यूल का, मैक्सिमम टिश्यू जो होता है जो ओव्यूल का होता है उसको हम न्यूसिलस के नाम से जानते हैं। मेजर पोर्शन ऑफ द मेगा स्पोर आर ओव्यूल इज न्यूसिलस। न्यूसिलस मेगा स्पोरेंजियम का मेजर पोर्शन जो होता है, मेगा स्पोरेंजियम नॉट मेगा स्पोर, मेगा स्पोरेंजियम जिसको हम ओव्यूल कह रहे हैं इज द न्यूसिलस। अगर हम एक बार यहां पर देखें ओव्यूल को तो दिस मेजर पोर्शन इज न्यूसिलस, this portion is chalaza and this portion is micropyle and this portion is hilum। पता है ना आपको, स्ट्रक्चर बता चुका हूँ ओव्यूल का। दिस पोर्शन इज, दिस पार्ट इज नोन एज फ्यूनिकल। ये पूरा स्ट्रक्चर बॉडी होता है इसका, बॉडी फ्यूनिकल से जिस पॉइंट पर अटैच होता है उसको हम हाइलम कहते हैं। अब इस यहाँ पर ओव्यूल का जो मेजर टिश्यू होता है उसको हम नाम क्या देते हैं? न्यूसिलस नाम देते हैं। और यहाँ पर ये सेल्स भरी होती हैं, इस तरह से ये सेल्स होती हैं। दीज आर द सेल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द ओव्यूल, दिस कंप्लीट पोर्शन, दिस इज द ओव्यूल। इसके अंदर का पार्ट हम आपको दिखा रहे हैं। इनमें से कोई एक सेल सेंट्रल सेल होती है जो आकार में अन्य सबसे बड़ी हो जाती है। बाकी सेल्स यहाँ पर छोटी होती हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसी सेल होती है न्यूसिलस में जिसको कि आगे चलकर मेगा स्पोर मदर सेल की तरह रोल प्ले करना है। तो वो फूड मटेरियल को स्टोर करके बड़ी हो जाती है, आकार में हैवी साइज़ की हो जाती है। इस बात को आप नोट कर लेंगे। तो अभी तक आप समझ चुके हैं कि ओव्यूल का जो मेजर पोर्शन होता है, मेजर पार्ट ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज न्यूसिलस। इस न्यूसिलस का निर्माण ढेर सारी सेल्स से होता है। इन्हीं में से कोई एक सेल आकार में बड़ी हो जाती है। जो आकार में बड़ी हो जाती है, इसके बड़े होने का कारण क्या है? क्योंकि ये अपने अंदर फूड मटेरियल्स स्टोर कर लेती है। दिस स्टोर्स द रिजर्व फूड मटेरियल एंड इंक्रीजेज इन साइज। ये इसका आकार बड़ा हो जाता है, बल्कि हो जाती है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। एनी वन सेल ऑफ न्यूसिलस स्टोर्स द फूड मटेरियल get increased in size। starts working as
वर्किंग एज द मेगा स्पोर मदर सेल। और वो सेल है कौन? दिस पर्टिकुलर सेल, इट इज द मेगा स्पोर मदर सेल। दिस स्ट्रक्चर inside the ovule, the bulk of the tissue is called as nucellus, और इस nucellus के अंदर एक विशेष प्रकार की सेल है that stores the reserve food material, get enlarged in size and starts working as megaspore mother cell, and this megaspore mother cell often called as meiocyte and has taken the responsibility to form the megaspores undergoing the process of meiosis division। यहाँ पर इस न्यूक्लियस में कोई एक सेल एक्स्ट्रा फूड मटेरियल रिजर्व करके अपने आकार में बड़ी हो जाती है और इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमको क्या करना है, हमको एक मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करना है। तो अगर मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करना है तो आपको पता है कि मेगा स्पोर्स यहाँ पर हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स अगर किसी डाइप्लॉइड सेल से बनते हैं तो डाइप्लॉइड सेल को मियोसिस डिवीज़न की प्रक्रिया से पास होना होता है। तो यहाँ पर भी मियोसिस डिवीज़न स्टार्ट होता है जस्ट टू फॉर्म द मेगा स्पोर, राइट। आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़ है। नाउ कम एंड सी हाउ द मियोसिस टेक्स प्लेस इन दिस मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस कैसे होती है, यहाँ तक का कोई अगर सवाल आपको पूछना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। निगाह बनाए रखिए। व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस एंड डिमॉन्स्ट्रेट इट ऑल अकरिंग इनसाइड द ओव्यूल। जो भी इस समय डिस्कशन करने चल रहे हैं ये सारा का सारा किसके अंदर हो रहा है? सारी बात हम ओव्यूल के अंदर कर रहे हैं और हम फोकस करेंगे इस सेल पर जिसका नाम क्या है? मेगा स्पोर मदर सेल। और इसकी प्लॉइडी कितनी है? 2n। काम क्या करना है? इसको मेगा स्पोर बनाना है जिनकी प्लॉइडी कैसी है? हैप्लॉइड n है। तो 2n से n होने के लिए इसको मियोसिस डिवीज़न के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। बोर्ड पर जो भी लिखा है यू कैन कॉपी इट विद इन 1 or 2 मिनट, देन वी विल प्रोसीड हियर। जल्दी से लिख लीजिए इसको। हो गया होगा। अब आगे चलिए और बात करते हैं कि मेगा स्पोरोजेनेसिस होती कैसे है, मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आइए। Megaspore mother cell and it is having 2n number of chromosomes, undergoes meiosis division. इस तरह से ये यहाँ पर सभी के सभी ये कौन है? ये हैं मेगा स्पोर्स। दीज आर द मेगा स्पोर्स एंड दीज हैव द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है, सारी चीज़ें कहाँ पर हो रही हैं? ओव्यूल के अंदर। कौन सा डिवीज़न हो रहा है?
मियोसिस डिवीज़न। आपको पता है कि मियोसिस डिवीज़न में एक सेल से कितनी सेल्स प्राप्त होती हैं, तो संख्या होती है 4। इस तरह से 4 यहाँ पर मेगा स्पोर का निर्माण हो जाता है। ये 4 के चारों हैप्लॉइड होते हैं। आपको जानना चाहिए यहाँ पर कि ये जो चारों सेल्स हैं एक तरीके से लीनियर फैशन में यहाँ पर अरेंज हो जाती हैं सिंगल टायर में। दीज सेल्स आर अरेंज्ड इन लीनियर फैशन इन सिंगल टायर, राइट। ये आप समझ चुके हैं, ठीक। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो मेगा स्पोर मदर सेल है इसमें मियोसिस डिवीज़न होने के बाद आपको 4 सेल यहाँ पर और चारों हैप्लॉइड है प्राप्त हो गई हैं। यहाँ से अलग अलग प्रकार के प्लांट्स में डेवलपमेंटल पैटर्न अलग अलग होता है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, जो डेवलपमेंटल पैटर्न है वो अलग अलग प्रकार का होता है अलग अलग सेल्स में। इस बात को आप जानिए क्या होता है डिफरेंस। इनमें से एक कंडीशन ऐसी होती है जिसको कि हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक टाइप। मोनोस्पोरिक टाइप का मतलब ये हो गया कि आगे से जो स्ट्रक्चर इन मेगा स्पोर से डेवलप होने जा रहा है हम उसको नाम देते हैं कि वो फीमेल गैमेटोफाइट है या उसी को एम्ब्रायोसैक कहते हैं। अब गैमेटोफाइटिक जनरेशन तो हमको यहीं से प्राप्त हो गई है। कहाँ से? गैमेटोफाइटिक जनरेशन हमको यहीं मिल गई है। मेगा स्पोर्स क्या होते हैं? ये शुरुआत होते हैं, स्टार्ट ऑफ गैमेटोफाइटिक जनरेशन। आप कहेंगे ये गैमेटोफाइट क्या है? जैसे आपने मेल गैमेटोफाइट पढ़ा है, ऐसी सभी सेल्स जिनमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो प्लांट्स में उनको हम गैमेटोफाइट कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पर डाइप्लॉइड सेल्स जो है मियोसिस डिवीज़न हुआ और हैप्लॉइड सेल्स बन गई हैं, तो फिर इनको हम बोलेंगे कि ये जो मेगा स्पोर्स हैं ये गैमेटोफाइट की स्टार्टिंग स्टेज होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स फीमेल गैमेटोफाइट का स्टार्ट पॉइंट कौन होता है, तो दैट इज़ मेगा स्पोर। अब आप समझ चुके होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है कि यही मेगा स्पोर क्या करने जा रहे हैं। ये मेगा स्पोर्स फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करने जा रहे हैं एंड द स्ट्रक्चर व्हाट इज़ कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट इज़ आल्सो नोन बाय द नेम एम्ब्रायोसैक। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार लगा के नोट करेंगे क्या कि द मेगा स्पोर जो कि हैप्लॉइड होता है इज द स्टार्ट पॉइंट ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो मेगा स्पोर्स आपने बना लिया है, ये मेगा स्पोर्स फीमेल गैमेटोफाइट की स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट के स्टार्ट पॉइंट होते हैं कौन? मेगा स्पोर्स। ठीक, अब यहाँ पर ये है यहाँ पर जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसे कहते क्या हैं? द फुल्ली मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट इज फीमेल गैमेटोफाइट इज नोन एज, हम इसे नाम देते हैं एम्ब्रायोसैक। यस, द फुल्ली मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट दैट डेवलप्स फ्रॉम द मेगा स्पोर इज द फीमेल गैमेटोफाइट आल्सो नोन एज एम्ब्रायोसैक। हम इसी को एम्ब्रायोसैक के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से मियोसिस डिवीज़न से बने हुए मेगा स्पोर्स आगे चलकर एम्ब्रायोसैक का डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। क्वेश्चन ये है कि क्या ये सभी चारों मेगा स्पोर्स एम्ब्रायोसैक का डेवलपमेंट करते हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो यहाँ पर इसको लेकर के कई प्रकार के उत्तर हमारे पास हैं। पहला ये है कि इन 4 में से कोई एक मेगा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है, एम्ब्रायोसैक का निर्माण करता है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो इस प्रकार के फीमेल गैमेटोफाइट को मोनोस्पोरिक टाइप कहा जाता है। आप सवाल पूछ सकते हैं साहब एक ने तो एम्ब्रायोसैक बना लिया तो फिर बाकी 3 क्या होते हैं? ये बाकी 3 जो होते हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं।
और इनमें से बचा हुआ 1 मेगा स्पोर जो होता है वही एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट करता है। क्वेश्चन ये है कि ये जो 1 मेगा स्पोर है, क्या ये कंडीशन सभी में होती है कि मोनोस्पोरिक टाइप होता है? तो इसके पहले अभी हमने आपको बताया कि मेगा स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनने में डाइवर्सिटी यहाँ पर देखने को मिलती है, वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ दी प्लांट में मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट होता है एंड सच काइंड ऑफ एम्ब्रायो सैक इज नोन एज पॉलीगोनम टाइप। कैसा होता है? इट इज़ पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो जो एम्ब्रायो सैक होता है इट इज ऑफ मोनोस्पोरिक टाइप। मोनोस्पोरिक टाइप ये इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक। ये सवाल आपसे पूछेंगे तो आपको लिखना है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक। सबसे ज़्यादा प्लांट्स में, विभिन्न प्रकार के प्लांट्स में यही पाया जाता है। चूँकि इसकी डिस्कवरी सबसे पहले पॉलीगोनम प्लांट में की गई थी, इसीलिए मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक को पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक भी कहते हैं। तो इसे आप नोट कर लेंगे कि इसको हम एम्ब्रायो सैक को क्या नाम देते हैं? इट इज़ आल्सो नोन एज पॉलीगोनम टाइप। इट इज़ पॉलीगोनम टाइप जो मोनोस्पोरिक होता है। अब इसमें क्या होता है कि मोनोस्पोरिक में इसमें से 3 मेगा स्पोर नष्ट हो जाते हैं और केवल एक बचता है जो कि आगे एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट करता है। तो इस पॉइंट को यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है कि जो मोनोस्पोरिक टाइप होते हैं मेगा स्पोर्स, उधर वाला मिटा देंगे, ये इसको हम हटाएंगे, लिख लिया होगा आपने। इन मोनोस्पोरिक एम्ब्रायो सैक इनमें क्या होता है कि 3 मेगा स्पोर्स गेट डीजनरेटेड। रिमेनिंग 1 मेगा स्पोर forms the embryo sac। इस तरह से आपके पास ये जो 4 मेगा स्पोर्स हैं, इन 4 में से 3 नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, यूज्ड अप हो जाएंगे इन सप्लाइंग द नरिशमेंट टू द रिमेनिंग मेगा स्पोर। तो 4 में से 3 नष्ट हो गए और इनमें से 1 मेगा स्पोर जो होता है वो आगे चल करके एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट करता है। चूँकि 1 मेगा स्पोर एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट कर रहा है, इस प्रकार के एम्ब्रायो सैक को मोनोस्पोरिक टाइप कहा जाता है बिकॉज इट वाज ऑब्जर्व्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इन पॉलीगोनम प्लांट, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक एज इट इज़ फाउंड इन मोस्ट ऑफ द केसेज ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ये बात समझ गए होंगे और आप बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ को कॉपी कर लें। ठीक है, तो पहला मैंने आपको बताया मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक। यहाँ पर 4 में से 3 डीजनरेट कर गए और केवल 1 ने एम्ब्रायो सैक के डेवलपमेंट की बात कही है। इसकी बात अभी हम करेंगे आगे। जो दूसरा होता है वो बाईस्पोरिक टाइप का होता है। नेक्स्ट, एम्ब्रायो सैक कैसा है? बाईस्पोरिक टाइप है। बाईस्पोरिक, बाई मतलब 2, बाईस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक। अब इसमें क्या होता है कि 2 मेगा स्पोर्स
get degenerated. Remaining to form embryo sac. इस प्रकार के एम्ब्रायो सैक को हम बाई स्पोरिक बोलते हैं। बाई माने दो, जहां पर दो मेगा स्पोर्स जो होते हैं वे मिल करके एक एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट करते हैं। दो मेगा स्पोर्स एक एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट करते हैं, इसलिए हम इसे बाई स्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक कहते हैं। इट इज़ नोन एज बाई स्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक। ठीक है, एग्जाम्पल आपसे नहीं पूछा जाएगा ये सब, बस खाली वो पहला वाला पूछा जाएगा मोनोस्पोरिक का, जहां पर कि तीन नष्ट हो गए, एक काम कर रहा है। अगला है टेट्रास्पोरिक टाइप, जैसा कि नाम है टेट्रास्पोरिक टाइप, जैसा कि इनका नाम है टेट्रास्पोरिक टाइप। यहां पर क्या होता है कि ऑल दी मेगा स्पोर्स, all the megaspores remain functional and form, remain functional and form an embryo sac. इसमें क्या होता है कि सभी चारों मेगास्पोर्स फंक्शनल होते हैं, कोई भी इनमें से ऐसा नहीं है जो डीजनरेट करता है। सारे के सारे मेगास्पोर्स यहाँ पर फंक्शनल होते हैं, कोई भी डीजनरेट नहीं करता है। और इस प्रकार से चारों फंक्शनल मेगास्पोर मिलकर एक एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट करते हैं। ऐसे एम्ब्रायो सैक को नाम क्या दिया जाता है? इट इज़ नोन एज द मेगा टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि एम्ब्रायो सैक बनने की विधि के आधार पर तीन तरह के होते हैं, मोनोस्पोरिक, बाईस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक। इनमें से मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक इज मोस्ट कॉमन। इट इज़ फाउंड इन द फैमिली पॉलीगोनियसी। पॉलीगोनियसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं, खास करके पॉलीगोनम में ये पाया जाता है, इसलिए नाम पड़ा इसका पॉलीगोनम टाइप ऑफ। यहाँ जो डिस्कशन हम आगे करेंगे अभी, वो इसी से संबंधित है, मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक से संबंधित है। इसी की चर्चा हम आगे करने चल रहे हैं। तो अभी तक जो लिखा है कॉपी कर लें, फिर इसके आगे बढ़ें। हो गया होगा। अब यहां से आगे की कहानी आप देखेंगे। इनमें से तीन तो डीजनरेट कर जाते हैं, एक बचा रहता है। इसमें ये जो तीन है, 3 मेगा स्पोर्स डीजनरेटेड, यहाँ पर केवल एक ही फंक्शनल मेगास्पोर है जो आगे चल करके एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट करेगा। इनमें से तीन जो मेगास्पोर्स होते हैं दैट गेट डीजनरेटेड, नष्ट हो जाते हैं, एंड द रिमेनिंग वन इज नोन एज फंक्शनल मेगास्पोर एंड इट फॉर्म्स द एम्ब्रायो सैक। राइट, ये समझ में आ गई होगी बात आपको।
अब आपका ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये माइटोसिस डिवीजन करेगा। क्या करेगा? मेगास्पोर डिवाइड बाय माइटोसिस डिवीजन। आप मेगास्पोर का जो डिवीज़न है ये माइटोसिस डिवीज़न होगा, क्योंकि इसके पहले ऑलरेडी ये हैप्लॉइड हो चुका है। तो यहाँ पर जो मेगास्पोर है वो ऑलरेडी हैप्लॉइड है और इसको गैमेटोफाइट का निर्माण करना है, हैप्लॉइड से ही हैप्लॉइड स्टेट का निर्माण करना है। तो ये ऑलरेडी पहले से ही हैप्लॉइड है। तो यहाँ पर जो डिवीज़न का टाइप होगा वो मियोसिस नहीं होगा बल्कि वो माइटोसिस डिवीज़न होगा। और ये इस प्रकार से 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 सेल्स बन जाती हैं। कितनी बन जाती हैं? पहले 1 सेल होती है, 1 से 2 सेल बनेगी, 2 से कितनी बनेगी? 4 और 4 से फिर 8 सेल बन जाती है। और ये 4 के 2 टायर में अरेंज हो जाती हैं। ठीक, तो हम आपको इनको अलग अलग स्टेज में नहीं दिखा रहे हैं, यहीं पर लिख दे रहे हैं कि 1 सेल माइटोसिस डिवीज़न करके 2 में कन्वर्ट होगी, दोनों सेल डिवाइड होंगी तो 4 बन जाएंगी, फिर ये 4 डिवाइड करेंगी तो संख्या कितनी होगी? 8 सेल्स यहाँ पर हो जाएंगी। न्यूक्लियस होता है, बाद में इनके चारों तरफ वाल फॉर्मेशन होता है, सेल्स हो जाती हैं। इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर यही सेल्स जो हैं वो 4 सेल एक लाइन में और इनमें से 4 सेल्स एक लाइन में। इस तरह से अरेंज हो जाती हैं। समझ गए होंगे आप। इस तरह से डिवीज़न यहाँ पर होता है। जो एक मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर, वो माइटोसिस डिवीज़न करता है। माइटोसिस डिवीज़न करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कोशिकाओं में चेंज हो जाता है। ये जो 8 सेल्स हैं ये 4 के 2 टायर में अरेंज हो जाती हैं, लेयर में अरेंज हो जाती हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि दिस वन इज चैलेजा एंड दिस वन इज द माइक्रोपाइल। यहां इस बात का आपको ध्यान रखना है, माइक्रोपाइलर एंड होता है और ये चैलेजल एंड होता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, माइक्रोपाइल और चैलेजा। ठीक, तो इनमें से 4 सेल्स जो होती हैं वो चैलेजा की तरफ चली जाती हैं और इनमें से 4 सेल्स माइक्रोपाइल की तरफ हो जाती हैं। इस कंडीशन को हम इस डायग्राम में आपको दिखा रहे हैं। इनमें से 4 सेल्स, 1, 2, 3 और 4, और इसी तरीके से 4 सेल्स ये होती हैं। 4 सेल्स ये कैसी हैं? हैप्लॉइड हैं, N। टुवर्ड्स चैलेजा कहां पर स्थित हैं? टुवर्ड्स चैलेजा। और ये जो 4 सेल्स हैं, 4 सेल्स टुवर्ड्स माइक्रोपाइल। इस तरह से 4 सेल इनकी जो होती हैं वो माइक्रोपाइल की तरफ अरेंज हो जाती हैं और बाकी जो 4 सेल्स होती हैं वो किधर चली जाती हैं? चैलेजा की तरफ चली जाती हैं। इनका माइग्रेशन होता है, राइट। तो 4 सेल माइक्रोपाइलर एंड पर अरेंज हैं और 4 सेल्स अपोजिट एंड यानी चैलेजा एंड पर अटैच हैं। अब यहीं में से क्या होता है कि एक सेल इधर से और दूसरी सेल उधर से, एक सेल माइक्रोपाइल की तरफ से और दूसरी सेल जो होती है वो कहाँ पर? चैलेजल एंड से किधर आती है? बीच में। इन सब में अपने न्यूक्लियस हैं, सबके न्यूक्लियस हैप्लॉइड हैं, आपको पता होना चाहिए। इनमें से एक सेल ऐसे इधर से माइग्रेट करेगी और दूसरी सेल इधर से माइग्रेट करके आकर बीच में हो जाएगी स्थित, और इस तरीके से इस सेल का निर्माण होता है। सेंट्रल सेल यहाँ पर आकर बनती है, दोनों पोल से भाग कर आती हैं। जिस समय ये पोल पर अरेंज होती हैं, पोलर सेल्स होती हैं, वहाँ से निकल कर जब सेंटर पे आती हैं तो ये सेंट्रल सेल हो जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक सेल यहाँ से और एक सेल, दोनों साइड से एक एक सेल माइग्रेट करके बीच में आएंगी। इनके बीच की दीवार ख़त्म हो जाएगी, प्लाज्मोगैमी हो जाएगी, साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा और एक ही प्रेमाइस में 2 न्यूक्लियस यहाँ पर स्थित पाए जाते हैं।
इस चीज़ को हम आपको अगले डायग्राम में यहाँ दिखा रहे हैं। चलिए अब डायग्राम का अगला चक्र शुरू हो रहा है। ठीक है, इस तरह से इसमें जो 4 सेल में से 3 सेल तो इस एंड पे रहती हैं और जो 3 सेल्स हैं वो इस एंड पर, लेकिन इधर से एक माइग्रेट और इधर से एक माइग्रेट, तो एक सेंट्रल सेल यहाँ पर बन जाती है। अब अगर आप देखें तो इनमें न्यूक्लियस एक एक है सभी में, और इसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, जबकि यहाँ पर कितना है, एक एक न्यूक्लियस है। इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें यहाँ पर, इन्हें इन तीनों को एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है। दीज आर नोन एज एंटीपोडल सेल्स। इस सेल को हम सेंट्रल सेल बोलेंगे विद 2 न्यूक्लियाई। इस सेल को हम बोलते हैं एग सेल। बाकी जो दोनों होती हैं यहां पर अगर हम देखें तो इन्हें सिनर्जिड्स कहा जाता है। इस तरह से 2 सेल यहाँ पर सिनर्जिड्स होती हैं और एक सेल यहाँ पर एग सेल कहलाती है। ये कौन सी सेल है? जो माइक्रोपाइल की तरफ 4 सेल थी उनमें से एक भाग गई बीच में, तो बची 3। इन 3 में से एक को एग सेल हमने कहा और 2 को हमने कह दिया सिनर्जिड्स। इस प्रकार से इनसे एग सेल और सिनर्जिड से मिल करके बनने वाले स्ट्रक्चर को हम एग एपरेटस कहते हैं। क्या कहेंगे? जो यहाँ पर 2 सेल्स होती हैं, ये दोनों सेल जिनको हम सिनर्जिड कह रहे हैं, और एक सेल इसमें एग सेल है, तो एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल मिल करके क्या बनाती हैं? वो एग एपरेटस का निर्माण करती हैं। तो इसे आपको नोट कर लेना है। यहाँ पर कॉपी कर लीजिए इसको, ये नीचे वाला क्योंकि हटाना पड़ेगा, आप इधर कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ये जो एग सेल और सिनर्जिड्स हैं मिलकर क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं एग एपरेटस। इसमें 2 सिनर्जिड्स होती हैं और एक होती है एग सेल। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एग एपरेटस बनाते हैं। और इनके चारों तरफ वाल फॉर्मेशन एक एरिया बन जाती है। नाउ दिस स्ट्रक्चर, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं फीमेल गैमीटोफाइट, या इसी का नाम है एम्ब्रायोसैक, हम इसे कह रहे हैं। इस तरीके से एम्ब्रायोसैक जो होता है वो कहाँ स्थित है? वो आपके ओव्यूल के अंदर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? ओव्यूल के अंदर बन रहा है एम्ब्रायोसैक स्ट्रक्चर। ये पूरा स्ट्रक्चर एम्ब्रायोसैक कहलाएगा, या इसी को हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्ब्रायोसैक और द फीमेल गैमेटोफाइट। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर आगे की कहानी बताएं आपको। इस प्रकार अगर अब हम देखें तो हमारा जो एक एम्ब्रायोसैक है इसे बाहर निकाल ले रहे हैं। एम्ब्रायोसैक, दिस वन क्या है? ये दिस वन इज एम्ब्रायोसैक। इसमें 3 सेल्स तो इस किनारे पर स्थित हैं और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रायोसैक के
क्या नाम देते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर कहलाता है एंटीपोडल, क्योंकि ये चलेजा है और इधर माइक्रोपाइल है। ये तीनों सेल्स यहां पर एंटीपोडल्स कहलाती हैं। ऑल दीज सेल्स हियर नोन एज एंटीपोडल्स। और इधर माइक्रोपाइल की तरफ ये जो दो सेल्स हैं इनको तो हम नाम देते हैं सिनर्जिड्स। इनमें से एक सेल जो होती है इसे बोलते हैं एग सेल, और ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, ये दोनों मिलकर एग एपरेटस बनाती हैं। इनकी दीवार में सेलुलोज की थिकनिंग होती है ऐसे, और इन्हें हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपेंडेज या फिलीफॉर्म एपरेटस कह सकते हैं आप, यहाँ पर बनते हैं। इनका फंक्शन हम आपको आगे बताएंगे। ये सेलुलोज की थिकनिंग होती है। ऑन द वॉल ऑफ सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स की इनर वॉल पर सेलुलोज की थिकनिंग होती है एंड दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हियर इज नोन एज फिलीफॉर्म एपरेटस। और ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है ये आगे चलकर पोलन ट्यूब को गाइड करता है एम्ब्रायो सैक में। हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे जब पॉलिनेशन पढ़ाएंगे। इस तरीके से एक फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रायो सैक में अगर आप देखें, यहाँ पर एक सेल है सेंट्रल सेल जिसमें कि दो न्यूक्लियस हैं। ये दो न्यूक्लियस हैं यहाँ पर, ठीक है। इसे अब हम बोलेंगे एंडोस्पर्म सेल। अभी आगे फ्यूजन जब हो जाएगा तो अभी फिलहाल इसे सेंट्रल सेल कह रहे हैं। तो दिस वन इज द सेंट्रल सेल विथ टू न्यूक्लियस। सेंट्रल सेल विद टू न्यूक्लियाई। सेंट्रल सेल है जहां पर कि दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इस तरीके से आपके सामने जो स्ट्रक्चर यहां दिख रहा है, इट इज फुल्ली मैच्योर एंड डेवलप्ड एम्ब्रायो सैक। इट इज फुल्ली मैच्योर एंड डेवलप्ड एम्ब्रायो सैक। द स्ट्रक्चर हियर दिस वन फुल्ली मैच्योर डेवलप्ड एम्ब्रायो सैक, या इसी को हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट ये कैसा होता है? इसमें सेल्स कितनी होती हैं? हैज 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई। ये बहुत पूछते हैं, याद रखना कि इसमें 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। गिन लीजिए आप, 3 न्यूक्लियस यहाँ पर हैं, 2 इसमें 5 और 3 न्यूक्लियस ये हैं। 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल होती है। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि फुल्ली मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज हैविंग 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल्स। ऐसा सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि एक एम्ब्रायो सैक में कितनी सेल है, कितने न्यूक्लियस हैं। ठीक, आज हमने आपको फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट की कहानी, मेगास्पोरेंजियम का टाइप, ये सब समझा दिया है। एम्ब्रायो सैक यहाँ पर कैसा है ये भी आपने देख लिया। इट इज़ 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। कंप्लीट स्ट्रक्चर हैप्लॉइड होता है। कोई भी सेल इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं रखती। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जो आपके सामने बना है, ये पूरा स्ट्रक्चर किसके अंदर स्थित है? ओव्यूल के अंदर स्थित है। ठीक, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ सिनर्जिड्स होते हैं और एग सेल मिलकर के एग एपरेटस बनाते हैं। अपोजिट एंड पर यानी चैलेजल एंड पर 3 सेल्स ये एंटीपोडल बनाते हैं और दोनों तरफ से एक सेल जो माइग्रेट करके फ्यूज हो गई थी बीच में, इसको हम बताते थे सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस है। आगे की क्या कहानी है, क्या डेवलपमेंट होता है, इन सब के बारे में हम चर्चा अपने अगले लेक्चर में करेंगे। आज के इस लेक्चर में
अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो यू कैन आस्क। एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू, टेक केयर।